नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आवाज़ की एक बड़ी दुनिया होती है। जितने लोग उतनी आवाज़ें, तरह-तरह की किस्म-किस्म की आवाज़ें। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो अपने होने का पता देती हैं, अपनी पहचान भेजती हैं। ऐसी आवाज़ें जब सुर पर सवार होती हैं, सुर के साथ चलती हैं, संगीत से सज जाती हैं, तो नायाब नगमे देती हैं, गीत देती हैं। ऐसी एक आवाज़ आज मेरे साथ है, जिसने कई ऐसे गीत दिए जो हम आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, जैसे कभी नीम नीम कभी शहद शहद। यार ने मुझको मैंने यार को सोने न दिया, माही वे। और इतने बेहतरीन गाने देने वाला नाम मधुश्री का है। आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को अपनी आवाज़ से अपना तारुफ कराएं। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त। हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। लज्जा से मरे रे ये जिया पिया, लज्जा से मरे रे ये जिया पिया रे। क्या बात, क्या बात। लज्जा से मरे रे ये जिया। ये म्यूजिक तो रहमान का है जी। ये रहमान के साथ आप बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। रहमान तक पहुंचना किसी भी सिंगर के लिए एक सपना सा होता है, ख्वाब सा होता है। आपकी और रहमान की जोड़ी कैसे बनी, ये मुलाकात कैसे हुई? और उस वक्त म्यूजिकल रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था, इतना पॉपुलर नहीं था और मोबाइल का ज़माना नहीं था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 99। तो बहुत मुश्किल था उन तक पहुंचना, बहुत कोशिश किया, नहीं मिला। तो एक दिन सुबह मैं एक जिंगल गाने के लिए गई थी बॉम्बे में, वर्ली स्टूडियो, वर्ली में, हाँ 4D स्टूडियो में। तो वहाँ पर जिंगल गाना तो 10 मिनट में हो गया। सुबह 10 बजे थे ऐसा कुछ। तो पता चला रहमान जी रात को आएंगे। और मैं उस वक्त एकदम से, मुझे इतना मम्मी के बारे में मालूमात नहीं था। तो मैं सोचती थी मैं फिर घर जाऊंगी फिर आऊंगी कैसे। तो दिन भर मैं स्टूडियो में बैठी थी रहमान जी को मिलने के लिए। और फिर रात 2 बजे रहमान जी आए। 2 बजे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बैठी हूँ, कहीं नहीं गई ताकि मिस ना हो जाए। और रहमान जी आए थे इसलिए इतने सिंगर्स आ गए थे। मैं नाम नहीं बताऊंगी जो आजकल बहुत मशहूर है। तो वो सब सिंगर थे, उनको सुनाने के लिए, वॉइस टेस्ट करने के लिए। तो मैं कहा, ब्रिज जी को मैंने कहा मैं कैसे अंदर जाऊं। तो उन्होंने, आई वाज सो थैंकफुल टू ब्रिज जी, ही केम एंड उन्होंने मुझे मिला दिया। और फिर रहमान जी को मैंने सुनाया। क्या सुना आपने? एक गाना है ना लगान फिल्म का, काली मेघा पानी तो बरसाओ। तो ये मैंने सुनाया उनको। तो सुनते उन्होंने कहा, आर यू अ क्लासिकल सिंगर? तो मैं कहा यस। तो कैन यू सिंग सम क्लासिकल? और उस वक्त मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने कहा क्लासिकल तो मुझे बिकॉज आई एम ए क्लासिकल सिंगर, और उसमें विलंबित है, द्रुत है, बहुत 1 घंटे का गाना होता है। तो 5 मिनट में मैं क्या सुनाऊं, और हारमोनियम नहीं है, तानपुरा कुछ नहीं है। भाई अभी मैं सोचती ना मुझे हंसी आती है, मतलब कितना बेवकूफ़ थी मैं। तो कहा खाली आवाज़ में गाओ। तो मैंने गाया, आंखें मूंद के मैंने राग मारू बिहाग मैंने किया, और आधे घंटे तक मैंने गाया। गाना ख़त्म हो जाने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो ज़्यादा गा लिया। तो मैंने आई एम सॉरी। उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैंने पूछा कैसे लगा, ठीक गाया ना? तो कैसे गुड गुड गुड। तो मुझे लगा अरे मुझे कल ही चांस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। 1 साल बाद उन्होंने मुझे याद किया, और वो साथिया फिल्म में नैना मिलाए के एक ठुमरी के लिए। अच्छा सुनाइएगा, नैना मिलाएगी, शानदार ठुमरी है। नैना
के मुझसे नैना, हाय झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी मुझसे नैना, मुझसे नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। क्या बात है। ए.आर. रहमान और आपकी जोड़ी में ऐसे कितने गाने रहे जिनको आप मानती हैं कि बहुत बेहतरीन है? ऐसा कोई गाना नहीं जो बेहतरीन नहीं है। जो आपको बहुत पसंद है, मैं सुनना चाहता हूँ। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही मीठी लगे, चख देखी अभी मिश्री की डाली, जिंदगी हो चली, तू बिन बता मुझे ले चल कहीं। हर सिंगर का एक सपना होता है कि वो सिनेमा में गाए, बॉलीवुड में गाए, प्लेबैक सिंगर बने। मधुश्री को सिनेमा तक पहुंचने में कितने पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि सबको बेलने पड़ते। बचपन से ही मैं चाहती थी मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से आई हूँ। मेरे डैडी बहुत अच्छा गाते थे, मेरी मामी ने मुझे हारमोनियम सिखाया, तानपुरा से प्रैक्टिस करना सिखाया। घर में माहौल है क्लासिकल का, लेकिन मैं चुप चुप के रेडियो से फिल्मों का गाना सुनती थी। डैडी बहुत डांटते थे कि बिल्कुल नहीं चाहते थे मैं फिल्मी गाने सुन। जी। कॉलेज में जाती थी तो लता जी का गाना गाती थी, दोस्त बहुत पसंद करते थे। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर डिग्री आई गॉट ए जॉब फ्रॉम ICCR, सूरीनाम गई वहाँ पर, वो भी क्लासिकल सिखाने के लिए। ICCR से आपको सुरनाम भेजा गया जी म्यूजिक पढ़ाने के लिए? हाँ, एज ए म्यूजिक टीचर कम परफॉर्मर। सूरीनाम में गई क्लासिकल सिखाने में। क्या देखिए क्या किस्मत, वहाँ पर भी जो लोग आते थे वो लोग फिल्मी गाना सीखना चाहते थे। अच्छा। तो मैं एम्बेसडर जी को पूछती थी, जी सर क्या करूं, मैं तो क्लासिकल सिखाने आई हूँ, ये लोग लता जी का गाना, रफ़ी साहब के गाना। सूरनाम में भी हिंदी गाने चलते हैं? हाँ हिंदी गाना चलते। अच्छा। तो गाते थे, दीदी जी आप ये रसिक बलमा मुझे सिखाइए। रसिक बलमा में तुम्हें ठीक से सुना ही नहीं कभी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम लोग वी केम हियर टू पॉपुलराइज आवर कल्चर, तो किसी लोगों को तो आना चाहिए, कोई आएगा ही नहीं तो कैसे होगा, तुम क्लासिकली सिखाओ लेकिन फिल्मी गाना भी धीरे धीरे सिखाओ ताकि लोग उस अट्रैक्शन में आए। तो मैंने क्या किया, एक पूरा एक लिस्ट बनाया कौन कौन फिल्मी सॉन्ग कौन कौन राग के ऊपर है। तो उसके हिसाब से रसिक बलमा, भूप कल्याण, ये गाना भूपाली, ये भैरव करके सीखा। तो मैंने कहा देखो अगर आपको रसिक बलमा सीखना है तो आपको राग भूपाली कल्याणी सीखना है, पहले ये सीखो फिर मैं। तो कहा ठीक है आप वो गाना पहले गाइए। तो मैं लता जी का गाना सुन के सीख के उसको सिखाती थी, फिर क्लासिकल। तो जब करती थी तब वो कहती थी अरे वाह आपकी आवाज़ तो लता जी जैसे लगती है। तो मैंने कहा वाह क्या बात है, तब लता जी के साथ कोई कुछ कह दे तो कोई भी सिंगर एकदम बात ही पंख लग जाते हैं। हालांकि लता जी है। तो उस वक्त आई वॉज वेरी यंग, तो लगा चलो ठीक है एक मौका मिला है, ये जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद इंडिया जाके मैं प्लेबैक के लिए ट्राई करूँ। दैट इज द इंस्पिरेशन आई गॉट फ्रॉम सूरीनाम, और वही मुझे बॉम्बे में लेकर आया। तो सूरीनाम से आप आ गई मुंबई? हाँ। ये कब समय होगा? ये 97, 98। तो फिर आपको फिल्में कैसे मिली, किस आदमी से आप मिली, क्या संयोग बना कि आप फिल्मों तक आ गई? ये तो पूछिए मत। इतना मेहनत मैं अभी जब सोचती हूँ क्या क्या मैंने किया, मुझे लगता है कि अभी इस वक्त मैं नहीं कर सकती। उस वक्त एक जुनून था, लेकिन हमेशा मेरे मन में एक था कि चलो यहाँ पर अगर कुछ नहीं होगा
मैं फिर से दोबारा इसी से कहीं जा सकती हूँ, कहीं सिखा सकती हूँ, मतलब एक बैकअप है। वो मुझे बहुत एक स्ट्रांगनेस था मेरे अंदर। और मेरे जो हस्बैंड अभी रवि जी, उस वक्त मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे जो मैं हूँ, कोई चिंता कहाँ नहीं। मिले? सुनाम में? सुरीनाम में। अच्छा। तो मैं बहुत स्ट्रगल किया। कुछ दिन बॉम्बे रहने के बाद मुझे लगा ये जगह ऐसा है, यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं चली गई हॉलैंड। वहाँ पर 3-4 महीने रहने के बाद मुझे ना फिर से एक बार ट्राई करूँ। एक बार जो बॉम्बे आ जाए वो कभी बॉम्बे नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा कुछ मैंने सूरीनाम, हॉलैंड, बॉम्बे करती रही, लोगों से मिलती रही, लेकिन सही म्यूजिक डायरेक्टर तक मैं पहुँच नहीं पाई। मैंने एक एल्बम बनाया, एक रोमांटिक एल्बम, क्योंकि अपने आवाज़ में, अपने स्केल के हिसाब से। रॉबी बादल जी को मैंने कहा आप कुछ कंपोज कीजिए मेरे हिसाब से, तो मैंने वो किया, एक वीडियो भी बनाया और फिर मैं वो जी म्यूजिक को दिया। जी म्यूजिक को पसंद आया, उन्होंने ले लिया और वो कैसेट एल्बम में सारे म्यूजिक डायरेक्टर को पोस्ट भेजा। किसी ने जवाब नहीं दिया, जो फिल्मी दुनिया का जो स्टाइल है, तो अच्छा है, लेकिन सुना ही नहीं किसी ने। फिर सिर्फ जावेद साहब ने मुझे रिस्पांस दिया, जावेद अख्तर जी। तो उन्होंने मुझे राजेश रोशन के पास भेजा। और जावेद साहब का भी कहानी बताऊंगी, आप हंसेंगे। उन्होंने कहा तुम भेज दो सीडी। मैंने कहा नहीं, आप मेरे सामने एक बार सुन लीजिए, मैं रिएक्शन देखना चाहती थी कि। तो कहा ठीक है, आओ कैसेट लगाओ। तो कैसेट जब लगाया उन्होंने तो अच्छा ठीक है, कब से आए हो यहाँ, मतलब एक होता है ना कि चलो ठीक, उनके पास 1000 कैसेट आते होंगे, टाइम कहाँ है। तो मजबूरी में मुझे बुलाया और फिर जब सुनने के बाद उन्होंने कहा अरे वाह, तुम्हारी आवाज़ तो सचमुच बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर आवाज़ है, एकदम मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑस्कर है। उन्होंने कहा लता आशा जी का जो कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा बहुत नजर आता है उसमें, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। हालांकि दे आर लीजेंड। तो फिर राजेश रोशन को भेजा? उन्हें भेजा। राजेश जी ने कहा सुनाओ गाना। मैंने उनको सीडी सुनाया तो कहा अच्छा ये तुमने गाया। तो मैं हंसू या रो कि मेरा सीडी। बोले कहा तुमने। मैंने कहा सर नहीं, आजकल क्या मैंने सुना टेक्नोलॉजी में लोग थोड़ा सा आवाज को चेंज कर देते, यही गाना खाली आवाज में मुझे सुनाओ। तो मैंने कहा सुना, हाँ अच्छा लग रहा है। जरा गाना सुनाइए वो जो आपने एल्बम के तौर पर लोगों को भेजा कि भैया ये मेरी आवाज है, मुझे काम दे दो। ले जा मेरा संदेश तो ले जा, मेरे पिया के देश हवा, आके मुझे वो ले जाए जो छोड़ गए तन्हा ओ हवा, ले जा मेरा संदेश तू ले जा। तो क्या कहा राजेश रोशन साहब ने? वो कहा जब आपने खाली सुनाया तो हाँ तुम्हारी आवाज ही लग रहा है। मुझे बहुत हंसी आया बिकॉज ही सच ए सिंपल एंड। तो फिर आपको काम मिला? मिला। कौन सी फिल्म मिली? मोक्ष। एक गाना है आपका। एक दफ़ा क्या था कि मैं दिल्ली में ड्राइव कर रहा था, शाम हो गई थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और वो अचानक एफएम पर गाना आया, यार ने मुझको मुझे यार ने सोने न दिया, बस प्यार किया प्यार किया प्यार ने सोने न दिया। इस गाने ने मुझे बहुत देर तक उस गाने को सुनने को मजबूर किया। मैं चाहूँगा एक बार ये गाना आप सुनाइएगा, फिर मैं आगे सवाल आपसे करूँ। यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया, यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया, प्यार ही प्यार किया है, प्यार ही प्यार किया, प्यार ने सोने न दिया, यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया। मैंने जितने आपके गाने सुने हैं, ज़्यादातर या तो जावेद साहब ने लिखे हैं, प्रसून जोशी ने लिखे हैं, स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं, या
इरशाद कामिल लिखे हैं। तो जो बेहतरीन कलम है बॉलीवुड गुलजार साहब भी की, लिखे, गुलजार साहब ने भी लिखे हैं। साथिया का गाना। तो ये लिखने वाले लोग पहले तय हो जाते हैं आपके लिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स के बाद आता है, या म्यूजिक डायरेक्टर पहले आ जाता है, लिखने वाले बाद में आते हैं, आप उसके बाद जुड़ती हैं? कैसे गाने बनते हैं आपके? देखिए ये तो मुश्किल है कहना, क्योंकि मुझे जो बुलाया जाता है गाने के लिए, जब गाना रेडी हो जाता है तभी बुलाया जाता है। मतलब ये दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ऐसा हुआ, जैसे शंकर महादेवन, एम किरवानी, राजेश रोशन जी, गाना ऑलरेडी तैयार है तो मुझे बुलाया गया, मैं गाना सुना, रिकॉर्ड किया। रहमान जी के साथ कुछ अलग होता है। रहमान जी पहले बुला लेते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं कीबोर्ड में, अच्छा तुम कुछ आवाज़ निकालो, मैं कुछ आलाप किया, फिर वो धुन बनाते हैं, फिर बुलाते हैं लिरिसिस्ट को, लिखाते हैं, फिर मैं दोबारा डबिंग करती हूँ। और कुछ कुछ गाना ऐसा हुआ है कि मैंने रहमान जी भी गाना तैयार करके मुझे बुलाया, जैसे स्वदेश फिल्म में गाना रेडी था, ट्रैक तैयार था, मैं गाना गाने गई, ऐसे ही। वो गाना कौन सा था? पल पल है भारी वो विपता है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, आओ रघुवीराओ मोरे श्री राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। क्या बात है। अभी आपने ये कहा कि मैं कोलकाता से चली, घराना ऐसा था कि वहाँ संगीत पहले से ही था, पिताजी चाहते थे कि शास्त्रीय संगीत में ही रहो, ये जो हिंदी फिल्मों के गाने हैं मत सुनो। वहाँ से आप निकली, आप सूरीनाम चली गईं, सूरीनाम से हॉलैंड चली गईं, हॉलैंड से फिर आप बॉलीवुड में आ गईं। एक लंबा सिलसिला रहा है जी। आपको हिंदुस्तान सुन रहा है। ऐसा लगता है कि संयोग से चीज़ें होती चली गईं और आपको सब मिलता चला गया और आप यहाँ पहुँच गईं। लेकिन ज़िंदगी में जब पलट करके आप देखती हैं तो ऐसे कौन कौन से मोड़ आपको दिखते हैं जहाँ लगता था कि ज़िंदगी बिल्कुल ठहर सी गई है, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, और फिर वहाँ से कोई आया या कुछ संयोग बना, आप निकल गई, रास्ता आगे बनता चला गया? मैं हमेशा म्यूज़िक कंपटीशन में फर्स्ट आती थी, रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई, मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला, मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी म्यूज़िक में, तो ही वॉज़ वेरी प्राउड। तो बॉम्बे का जो डिसीजन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, 2 साल तक मुझसे बात नहीं किया उन्होंने। एक तरह से मैं बगावत करके बॉम्बे आ गई, मुझे आना है, मुझे ये था कि एक ही ज़िंदगी है, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर जाएंगे। उस वक्त एक चीज़ था, जब फ़ोन करती थी मम्मी को या तो किसी को, सबका एक ही क्वेश्चन था, गाना मिला तुम्हें? और उस डर के मारे में फ़ोन नहीं करती थी। लगता था, कभी कभी ऐसा लगता, सुबह जागती थी, मैं कहाँ हूँ, क्या करूँ? आई नो दे आर ऑल माई वेल विशर, वो लोग चाहते थे मेरा हो, और नहीं हो रहा था, थम गई थी ज़िंदगी। तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, बस वो एक। और दूसरी बात था, बहुत स्ट्रगल करती थी एज ए लेडी। मैं बहुत यंग थी जब बॉम्बे आई, और देखने में तो ठीक ठाक हूँ। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा कि गाने से ज़्यादा लोगों को बाकी चीज़ में इंटरेस्ट था। अच्छा, मेरा ये महसूस किया आपने? महसूस किया, लेकिन मैं आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि बचपन में बहुत छोटी उम्र में मैं सूरीनाम चले गई, ज़िंदगी देख चुकी हूँ। मुझे लक्ष्य था मेरा कि मुझे गाना ही करना है, बाकी चीज़ों में नहीं जाना है। आप इस बात का इशारा कर रही हैं कि सिर्फ फिल्म में काम करने के लिए जो बातें कहीं सुनी जाती हैं फिल्मों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, सिर्फ उसी के लिए नहीं, अगर आप गाना भी गाना चाहते हैं या चाहती हैं, म्यूज़िक देना चाहते हैं या चाहती हैं, तब भी आपको वैसे लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मैंने महसूस किया, टू मीट द राइट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम पहुंच नहीं पाते। नॉर्मली क्या होता है, इतना लोग, सब गलत लोग भी जुड़े हैं कि आपको उस लोग तक, देखिए म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे ही होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छे ही होते हैं, उनका काम ही फिल्म बनाना या तो म्यूजिक गाना, लेकिन सही लोग तक पहुंचना न्यू कमर्स के लिए, स्ट्रगलर के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो अगर नहीं होता है तो बाकी दूसरे लोगों की बातचीत में आ जाते, फिर उनके जो मकसद खो जाता है। फिर वो आप जिस समय में आई, उस समय बॉलीवुड में कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, ये लोग बड़ा नाम हो चुके थे। बिल्कुल। जब आपको गाने मिले
और इन लोगों से मुलाकात कभी आपकी हुई तो इन्होंने कभी कहा कि नहीं तुम बहुत अच्छा गाती हो, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है, इन्होंने तारीफ़ की कभी आपकी? बिल्कुल तारीफ की। यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में, आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई किसी के सामने बुराई नहीं करते। सामने सब तारीफ ही करते हैं, हाँ। पीछे चाहे कुछ भी करे। अभी बातचीत में एक गाना आ गया, आप सुरीनाम में थी, लोग म्यूज़िक सीखने के लिए आते थे तो आप कहती थी लता जी का गाना है रसिक बलमा। ये गाना मेरी कमज़ोरी भी है और मेरे पसंदीदा सभी गानों में नंबर 1 पे है रसिक बलमा। मैं चाहूँगा एक बार आप उसको सुना दें। दिल क्यों लगाया तुझे, दिल क्यों लगाया, रसिक बलमा हाय, दिल क्यों लगाया तुझे, दिल क्यों लगाया, जैसे रो दिल लगाया, रसिक बलमा हो मधुश्री के लिए 2023 चूँकि ये साल लगभग गुजर चुका है, कुछ महीने बचे हैं, कैसा रहा है और मधुश्री 2024 का एजेंडा क्या लेकर चल रही हैं? 2023 तो बहुत अच्छा है क्योंकि 2022 में मेरा गाना तमिल सॉन्ग अगेन ए आर रहमान जी का म्यूजिक बम्पर हिट, मतलब सॉन्ग ऑफ द ईयर, जिसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिला। अभी मैं जा रही हूँ अवार्ड्स लेने। ये गाना एक पागलपन हो गया, मतलब बाकी इतना गाना मैं गाई थी साउथ में, आई थिंक मोर देन 100 सॉन्ग्स आई। कैसे गाती हैं? ये तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है कि तमिल, कन्नड़, वहाँ डिक्शन और सही तरीके से पकड़ना बड़ा मुश्किल होता होगा। ये जैसे कोई तमिल गाना आप सुनाइए। ये मल्लिपू वच वच वाड़दे अंद वेले निला वंद वंद तेड़दे मचा एपोवर पोरे मचा एपोवर पोरे पत तला पांबा वंद मुत्तो तारा पोरे नावतायला तत्तळे चादिनम स्वप्नुतिल मटुंदा ओन्नना संदेचा हे एपोवर पोरे मचा एपोवर पोरे। अब मेरे कुछ सवाल होंगे, वो खटाखट से होंगे और खटाखट से जवाब मैं आपसे चाहूँगा। मधुश्री के लिए बेहतरीन प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ कौन सी? मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता मंगेशकर। म्यूजिक डायरेक्टर? एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नहीं कह सकती हूँ, मुझे शंकर जयकिशन, मदन मोहन, आर.डी. बर्मन या रहमान, एम किरवानी। अच्छा, एम किरवानी को भी मानती हैं। वैसे लोग जो ज़िंदगी में बहुत काम आए वक्त पे, हो सकता है कि उनका नाम बहुत बड़ा ना हो सकता है नाम बड़ा भी हो, वैसे एक दो लोगों को आप याद करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद की? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, पिता श्री अमरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, माता जी पार्वती भट्टाचार्य, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। उसके बाद मेरा हस्बैंड रवि बादल। आप कई देशों में रहीं जी, हिंदुस्तान में भी, कोलकाता, मुंबई, बाकी शहरों में वो जाती रहती हैं, हॉलैंड, सूरीनाम, ऐसी जगह जो आपको बहुत पसंद है, खींचती है? सूरीनाम खींचता है। आप खाने में क्या पसंद करती हैं? बंगाली को पूछ रहे हैं आप? माछ अरे भात। बंगाली या माछ भात। कहा जाता है कि म्यूजिक के लोग बहुत सुबह उठते हैं। मधुश्री कब उठती हैं, जगती हैं और कब बिस्तर को जाती हैं? बचपन में मैं 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे जाग के मैं प्रैक्टिस करती थी, 6-6 घंटा प्रैक्टिस करती थी। ऐसे रूटीन था मेरा। जब से रहमान जी से मुलाकात हुई तो चेंज हो गया, बिकॉज रात को ही काम करते हैं। तो अभी क्या है, जब भी जागे तभी सुबह। तो जिंदगी ऐसी चलती है। जी, ऐसी कोई फिल्म जो आपको बहुत पसंद है? शोले बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। ऐसा कोई वक्त जो तकलीफ देता है? ये कहना मुश्किल है। जब मैं अकेली रहती हूँ तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो वक्त जो जब भी याद करती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गया?
मैं रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई थी और मेरे डैडी बहुत कंजर्वेटिव था। मैं डैडी से बहुत डरती थी क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं किया तो बहुत पिटाई करते थे मुझे। लेकिन मैं हमेशा कहती थी, मुझे हम लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, ब्राह्मण थे तो ये परंपरा था। तो मैं कहती थी मुझे डाइनिंग टेबल में खाना अच्छा लगता है। डैडी खिलाफ थे। जब मैं रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई, दूसरे दिन डैडी डाइनिंग टेबल खरीद के लाए और डांस किया। दैट मोमेंट मैं अभी भी सोचती हूँ। किसी भी औलाद के लिए ये सबसे बड़ा पल होता होगा कि आप माँ बाप को सबसे खुशी दे पाते हैं। आखिर में चलते चलते मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ का सिग्नेचर में छोड़ता हुआ जाऊँ। एक गाना जो आपका है, हम हैं इस पल यहाँ, उसको आप सुना दें। मैं आपको इस बारे में कहना चाहूँगी, 2005 में एक गाना रिलीज़ हुआ था और 2005 में मेरे डैडी गुजर गए। डैडी मुझे 2-3 साल बात नहीं की। जब भी मैं फ़ोन करती थी तभी फ़ोन रख देते थे क्योंकि उनका पसंद नहीं था मैं बॉम्बे प्लेबैक में। कभी निमी में बहुत खुश हो गए थे। लेकिन जब हमें ये गाना रिलीज़ हुआ तो डैडी ने मुझे खुद फ़ोन किया, कहा तुमने बहुत अच्छा गाया। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां, हम हैं इस पल यहाँ। संगीत के साथ खूबसूरत बात ये है कि जो आवाज़ उसके साथ चलती है, ये प्यार की दास्तां आसमां ज़मीं हमेशा सुनता है। वैसे ही एक गायक की आवाज़ हमेशा रहती है, बुलंद रहती है, आबाद रहती है। मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ बॉलीवुड में कुछ चुनिंदा आवाज़ों में से है, जो जब कभी भी कान में आती तो वो आपको एक अलग सा एहसास दे करके जाती है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी आवाज़ मिली है और आपकी आवाज़ वैसे ही हमेशा बुलंद रहे। आप इंडिया न्यूज़ पे आईं, आपने समय निकाला, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है आपसे। आप इतना अच्छा बात करते हैं कि मैं आपका फ़ैन बन गई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।